सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 4 यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक अगर हम लोग बात करें तो लेक्चर नंबर 3 में, जो कि आपने देखा होगा मेरे 3 बार उस लेक्चर में कपड़े बदले, एक्चुअली वो मैंने आपको बताया था कि वो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने आपको 10th क्लास की रिकॉर्डिंग दी थी, क्योंकि आप समझ ही गए होगा कि वो रिकॉर्डिंग 10th क्लास की इसलिए थी क्योंकि वो 10th क्लास का ही टॉपिक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कंसेप्ट समझने से मतलब होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की जो क्लास है वो बिल्कुल अलग है। ये क्लास अलग क्यों है? क्योंकि ये क्लास यानी या एक्चुअली आप ऐसा कह सकते हो कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने काइंड ऑफ 10th क्लास को रिवाइज किया। कुछ चीजें नई आई थी, जैसे ब्लॉक के बारे में पता लगाना और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। लेकिन अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं आज या अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, वो सारी पढ़ाई हमारी पुरानी है। पुरानी से मेरा क्या, सारी पढ़ाई हमारी नई है। नई से हमारा कहने का मतलब है आपने आज से पहले वो पढ़ाई देखी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? आज से पहले पढ़ाई देखी नहीं होगी मतलब वो नए टॉपिक्स हैं। अगर आपने चैप्टर स्कूल में या किसी और जगह पढ़ा है तो फिर आप जानते होंगे, लेकिन ये हमारे 11th के टॉपिक्स हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं यार आज का टॉपिक। अच्छा पहले बताओ, सब कुछ आज मुझे लिखना है, कुछ भी स्लाइड पे लिखा हुआ नहीं आएगा, सब कुछ हमें हाथ से लिखना है, क्योंकि सारे कंसेप्ट ही ऐसे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास आज का पहला टॉपिक आ रहा है एटॉमिक रेडियस। एक्चुअली पहला टॉपिक नहीं, ये इकलौता टॉपिक ही है जो हमें पढ़ना है, और टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। आज हम यही टॉपिक के बारे में पूरे दिन बात करेंगे, पूरे दिन मतलब पूरे लेक्चर बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? सबसे पहली बात, एटॉमिक रेडियस होता क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। क्या हो रहा है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, एटम का जो रेडियस होता है, सोचने वाली बात है, एटम का जो रेडियस होता है ये एक्चुअली में इकलौता डायमेंशन है एटम का। जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर में रेडियस भी होता है, सिलेंडर में हाइट भी होती है। ऐसे अगर मैं बात करूं कोन में रेडियस भी होता है, हाइट भी होती है, स्लांट हाइट भी होती है। ऐसे अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड में या क्यूब में, एल है, बी है, एच है। लेकिन स्फेयर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है रेडियस। स्फेयर के अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है रेडियस। तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, जैसा कि हम सब जानते हैं। ओके, नो इशू। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक रेडियस को नापा कैसे जाए, एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो ये चार अलग अलग प्रकार से एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट किया जाता है। यानी यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के पूरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या है? अच्छा मैं आपको दोबारा बोल दूं, एटॉमिक रेडियस को क्या मैं एटॉमिक साइज बोल दूं? क्या एटॉमिक रेडियस को मैं एटॉमिक साइज बोल दूं? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि बच्चों जो एटम होता है उसमें एक ही डायमेंशन होता है और वो डायमेंशन है रेडियस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिलेंडर का साइज क्या है, तो आप बोलोगे रेडियस पता हो, हाइट पता हो, ऐसे ना। मैं आपसे पूछूं क्यूबॉइड, आप बोलोगे लेंथ पता। लेकिन एटम में सिर्फ एक ही चीज होती है बड़े बच्चों, और वो है रेडियस। तो एटम का जो साइज है वो उसके रेडियस के फॉर्म में ही नापा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये रेडियस नापने के हमारे पास 4 अलग अलग वर्जन्स हैं। पहला है कोवेलेंट रेडियस। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, डिस्टेंस half of distance between the centers of atom having covalent bond। इसके क्या मायने हैं, आओ जरा समझते हैं।
पहली बात तो आई होप आपको सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उस दौरान जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक एटम है और ये एक एटम है। अब आप सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के ऊपर शेयर करने के लिए एटम्स को ओवरलैप होना पड़ता है। अब मान लो ये दो एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। अगर x इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस है तो मैं एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट कैसे करूंगा, आओ जरा समझें। इस हिसाब से अगर बात करें तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा। अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा विच इज x/2। तो कोवेलेंट रेडियस हो गया x/2। व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस के एटम के दो ये दो एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इन दोनों के न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस इज x। इसका आधा हो गया कोवेलेंट रेडियस। अब आप सोच रहे होगे कि कोवेलेंट रेडियस क्यों भाई? सोचो, एक एटम ना, देखो आपने शायद 9th में पढ़ रखा है, एक एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी एटम ऐसे अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठा होता है या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के बैठा होता है। तो इसीलिए बॉन्ड कभी भी, मतलब एटम कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पहले लॉजिक तो ये है। अब अगर वो एटम कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो 4 प्रकार से हम लोग उनके रेडियस को नाप पाएंगे। इसको इस तरीके से समझो कि अगर एक एटम है हाइड्रोजन का, मान लो, अब हाइड्रोजन के एटम का अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो अगर मुझे हाइड्रोजन के एटम का रेडियस निकालना है, अब हाइड्रोजन तो अकेला बैठता ही नहीं है, वो तो बैठता है ऐसे भाई, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो वो तो बैठता है ऐसे। तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो L है, तो अगर मुझे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना हो तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? इस L का आधा ही तो करना होगा। बट आप मुझे बताएं ये जो आंसर आएगा क्या वो एक्यूरेट होगा? क्या एटॉमिक रेडियस में निकालूं कोवेलेंट फॉर्म में तो क्या वो एक्यूरेट होगा? आंसर है नहीं, बिकॉज ये जो ओवरलैपिंग है ये तो आपने इंक्लूड ही नहीं की। ये जो दोनों एटम्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है ये तो कॉमन एरिया, ये तो कॉमन लेंथ आ गई, तो ओवरलैपिंग तो इंक्लूड ही नहीं हुई। अब अगर ओवरलैपिंग इंक्लूड नहीं हुई तो आप समझ सकते हो कि ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। बट क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? सोचो, क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? आंसर है नहीं है। तो कोवेलेंट रेडियस इज नॉट एक्यूरेट। अच्छा, अगर मैं यहां पे नोट का पॉइंट लिखूं तो बताना सही है कि गलत है। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे, टाइम स्टैम्प हो रहा है 8 मिनट लगभग, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा यहां पे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत, कि कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन एक्चुअल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जो है वो एक्चुअल रेडियस से हमेशा कम होगा। अब आप कहोगे सर अगर हमें पता है हम गलत नाप रहे हैं, हमें पता है कोवेलेंट रेडियस कम है, तो हम फिर भी नाप क्यों रहे हैं? अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारी हाइट कम हो जाती है एज कंपेयर टू जब हम लेटे हुए होते हैं, शायद आपको ये फैक्ट पता हो, नहीं पता तो बताता हूं। जब हम खड़े हुए होते हैं, जब हम स्टैंड होते हैं तो हमारे हड्डियों के बीच में गैप होता है ना, जो टेंडेंस, लिगामेंट्स के लफड़े, वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट में कमी आती है। और जब हम लेटते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट जो है वो बड़ी हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ दिल पे हाथ रख के, क्या ये इतना बड़ा फर्क है कि हमें फर्क पता चलता है? नहीं। और हम सब, अगर आप ये बात नहीं जानते थे तो आज आप जान गए कि लेटे हुए हमारी हाइट अलग है और खड़े होते हमारी हाइट अलग है। बट हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपना वजन कैसे नापते हैं, आप अपने शरीर का वजन जब आप नापते हैं तो कैसे नापते हैं? तो आप बोलोगे मैं वेइंग मशीन पे खड़े हो जाता हूं। तो मैं बोलता हूं किस हालात में? तो आप बोलते हो कि मैं अपने जेब से मोबाइल फोन निकाल देता हूं, पर्स निकाल देता हूं, जीन्स की पैंट नहीं पहनता, निकर पहन के करता हूं, जो भी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप अपने शरीर पे एक अंडरवियर पहन के भी वजन निकाल रहे हो वेइंग मशीन पे खड़े होकर, तो वो तो गलत है, क्योंकि वो तो आपके शरीर प्लस अंडरवियर का वजन आ गया। पर आप मजाक कर रहे हो कि आप बताओ, आप वजन निकालने के लिए बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने शरीर के सारे कपड़े उतार के वजन नापते हैं। मुझे नहीं लगता, होंगे 2-4% होंगे, उसके लिए वेइंग मशीन को बाथरूम में रखनी पड़ती होगी। तो आप जिम में आप वजन नाप रहे हो तो वहाँ कैसे कपड़े उतार, कैसे बातें कर रहा? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ठीक है, ये एरर्स हमारे जीवन का हिस्सा है
और हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें एरर है, लेकिन जितना एक्यूरेट हो सके उतना निकालते हैं, बट हम एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते बिकॉज कोवेलेंट रेडियस में हमेशा एक कमी आएगी क्योंकि ओवरलैपिंग को हमने इंक्लूड नहीं किया, और ऐसे आगे आने वाले सारे रेडियस में आएगी, इसलिए मैंने इसके बारे में पहले से ही आपसे बात कर ली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारे पास आयनिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल आयनिक रेडियस से बनेंगे। अब बात करें बच्चों आयनिक रेडियस के बारे में। क्या होता है आयनिक रेडियस? पहली बात तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटायनिक रेडियस। अब कैटायनिक रेडियस क्या होगा? अगेन डिस्टेंस, डेफिनेशंस तो आपको पता ही है एग्जाम में नहीं आएंगी, फिर भी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and outermost shell of a cation। एक कैटायन का जो न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस है उसके आउटर मोस्ट शेल तक का, उसको हम लोग कहते हैं कैटायनिक रेडियस। अब कैटायनिक रेडियस जो होता है ये इस एक्चुअल रेडियस के मुकाबले कैसा है, तो यहां पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि रेडियस या कह लो साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंटल एटम, इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंटल एटम। इस लाइन का मतलब क्या? पहली बात तो बच्चों ये लाल अक्षर से खून से हम इसको डब्बे में ले लें, क्योंकि ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या है सवाल, क्या है टॉपिक? टॉपिक कह रहा है कि अगर आप कभी किसी कैटायन का रेडियस निकालो, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप सोडियम का रेडियस कंपेयर करो सोडियम प्लस से, अगर आप सोडियम का रेडियस कंपेयर करते हो सोडियम प्लस से, तो हमेशा सोडियम प्लस का जो रेडियस आएगा वो सोडियम से कम आएगा। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर मैं आपसे पूछूं वाई, तो आप में से बहुतों के मन में शायद आएगा कि सोडियम के पास सिर्फ सोडियम के पास 3 शेल्स है, लेकिन सोडियम प्लस के पास 2 शेल्स होते हैं। कैसे? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, तो उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 2 8 1। और Na प्लस के पास कितने होते हैं? 10, क्योंकि उसने 1 दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोडियम के पास के L M के हिसाब से 3 शेल हैं और इसके पास के L ये 2 शेल हैं। अब अगर इस बिहाफ पे बात करें तो ठीक है, आपने सही गैस मारा कि सोडियम प्लस के पास 2 शेल्स हैं और सोडियम के पास 3 शेल हैं, तो इसका साइज छोटा ही हो जाएगा। लेकिन क्या हमेशा ये रीजन होता है? क्या हमेशा यही कारण होता है? आंसर है नहीं, हमेशा ये कारण नहीं होता। जैसे कि आप समझे एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन मान लो मैंने एल्यूमिनियम से सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन निकाला, अब उस केस में क्या होगा? तब भी एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा एल्यूमिनियम प्लस से, यानी हमेशा पेरेंटल एटम का साइज। लेकिन ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम के पास 283 के हिसाब से के एल एम 3 शेल हैं, एल्यूमिनियम प्लस के पास 282 के हिसाब से के एल एम, इसके पास भी 3 शेल हैं। अब इसके पास भी 3 शेल हैं, इसके पास भी 3 शेल हैं, तो भैया ये कैसे हो गया? अब बताओ आंसर, करो गैस, लिखो कमेंट सेक्शन पे। टाइम स्टैम्प है 14 मिनट, लिखो आंसर कमेंट सेक्शन पे। अच्छा, क्या सोच रहे हो? वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। आओ समझें, एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में। अब जब वो आउटर मोस्ट शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ फर्क नहीं आता, क्योंकि प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिवली और डिस्टेंस भी बढ़ता है, तो अट्रैक्शन इज सिमिलर। बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही है
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं तो प्रोटॉन्स ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और वो ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे कि वो ज्यादा ताकत से लास्ट शेल को अपनी तरफ खींचता है और साइज छोटा हो जाता है। तो इस पूरे खेल का रीजन क्या है? तो कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंटल एटम because of increase in effective nuclear charge, because of increase in effective nuclear charge। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं हमारे पास एक चुंबक है। अब चुंबक तो उतनी ही ताकतवर है और चुंबक के आगे यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, मान लो 10 कॉइन्स रखे हुए हैं। अब 10 कॉइन्स 10 चुंबक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं अगर कॉइन्स में से एक कॉइन को हटाऊंगा लेकिन चुंबक उतनी ताकतवर रखूंगा तो चुंबक के चांसेस बढ़ जाएंगे उन कॉइन के पाइल्स को अट्रैक्ट करने के। अगर मैं एक और सिक्का हटाऊंगा तो और टेंडेंसी रेट बढ़ सकता है और वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक और हटाऊंगा तो शायद हो ही जाए, एक और हटाऊंगा तो वो पक्का हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ कॉइन्स कम करने से बेसिकली अट्रैक्शन तो बढ़ता नहीं है। देखो हमने यहाँ नहीं लिखा अट्रैक्शन बढ़ता है, हमने बोला इफेक्टिव अट्रैक्शन बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यानी चुंबक उतनी ताकतवर है लेकिन अब जिसको उसे खींचना है वो हल्के हो गए हैं, वो कम हो गए, तो खींचने का इफेक्ट बढ़ जाएगा। ऐसे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होना शुरू होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है और साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर रेडियस छोटा हो जाएगा। तो कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंटल एटम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज जो है वो छोटा होता रहता है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि अगर एल्यूमिनियम +3 की बात करी जाए, एल्यूमिनियम +2 की बात करी जाए, एल्यूमिनियम प्लस की बात करी जाए और एल्यूमिनियम की बात करी जाए तो सबसे बड़ा जो होगा साइज में वो कौन होगा? एल्यूमिनियम। और जैसे जैसे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता चलेगा उसका साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है जी। अब अगर यही सारा का सारा खेल हम लोग एनायन के लिए करें, एनायनिक रेडियस के लिए करें, तो एनायनिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एनायन। डेफिनेशन तो वही रहेगी, सेंटर न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल जो है एनायन के, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कह देते हैं एनायनिक रेडियस। अब अगर मैं यहां पे नोट का पॉइंट लिखूं कि साइज ऑफ एनायन पेरेंटल एटम से छोटा होगा या बड़ा होगा, आपके हिसाब से अगर बात की जाए कि साइज ऑफ एनायन अपने पेरेंटल एटम से जिससे वो बना है उससे छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी से गैस करो और बताओ, साइज ऑफ एनायन अपने पेरेंटल एटम से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो आंसर है, ऑब्वियस सी बात है, जो साइज ऑफ एनायन है वो हमेशा अपने पेरेंटल एटम से बड़ा होगा। सही गैस तो नहीं किया होगा, दिमाग लगाया होगा तो अच्छी बात है। ऐसे तुक्का मारा है, जिंगल बेल किया है, जिंगल बेल किया है, नहीं सॉरी, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया है तो अलग बात है, गलत बात है। दिमाग से आंसर दिया है कि साइज ऑफ एनायन बड़ा होता है तो अच्छी बात है। क्या दिमाग लगाया भाई? आओ भाई पहले तो ये समझ लें कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि Cl और Cl- की अगर बात हो रही है तो Cl- हमेशा बड़ा होगा। अब आप सोच रहे होगे कैसे? पहली बात तो इसमें 2, 8, 7 यानी कि 3 शेल हैं, इसमें 2, 8, 8
इसमें भी 3 शेल हैं। तो भाई 3 शेल होने की वजह से प्रैक्टिकली स्पीकिंग शेल वाइज तो साइज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ रहा था, लेकिन यहां तो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर साइज क्यों बढ़ रहा है? और साइज बढ़ने का यहाँ पे बहुत बेसिक सा कारण ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो अगेन आप समझ गए यहाँ पे इसका रीजन क्या है। in anions, electrons are gained, which increases, which decreases, effective nuclear charge and size increases। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, बेसिकली कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, लेकिन आप समझें उसकी वजह से न्यूक्लियस पे भी तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, जिसके साइज छोट, वो अलग बात थी। यहाँ पे प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहे हो। तो जैसे कि अभी मैंने आपको सिक्के निकालने वाला एग्जांपल दिया था, अब आप सिक्के डालने वाला एग्जांपल ले लो। अब आप सिक्के डालते रहोगे तो चुंबक के लिए उसे अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और साइज जो है बढ़। और अगेन एनायन के लिए भी वही चीज लागू होती है जो कैटायन के लागू होती है। मान लो फॉस्फोरस है, अब फॉस्फोरस में आपको पता है वो 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है और 1 भी ना ले। तो इसमें वो जितने इलेक्ट्रॉन लेता चला जाएगा उसका साइज बड़ा होगा। यानी कैटायन के मुकाबले आप कह सकते हो यहाँ पे उल्टा है। कैटायन में क्या था, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा साइज कॉन्ट्रैक्ट हो चला जाएगा छोटा, लेकिन एनायन में क्या है, उल्टा है, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि कैटायन और एनायन दोनों से ही हम एग्जैक्ट साइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बदलाव आ जाता है। तो यही खेल बेसिकली आपको पढ़ना है, यानी कि ना तो हमें कोवेलेंट से एग्जैक्ट साइज मिलता है, ना ही हमें आयनिक से एग्जैक्ट साइज मिलता है। अब बात आती है मेटालिक रेडियस की, जो कि तीसरा रेडियस है। हमें अब 2 रेडियस और पढ़ने हैं, एक है मेटालिक रेडियस और एक है हमारे पास वैंडर वाल रेडियस। एक है मेटालिक रेडियस और एक है वैंडर वाल रेडियस। अब हो सकता है वैंडर वाल आपने पहले भी नाम सुना हो, कई लोग इसे वंडर वॉल कहते हैं, बट दिस इज नॉट वंडर वॉल, दिस इज वंडर वाल, ठीक है ना। इसे कई लोग वंडर वॉल कह देते हैं, बट दिस इज वंडर वाल। अब पहले बात कर लेते हैं मेटालिक रेडियस की। ठीक है भाई, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनमें आयनिक रेडियस नाप लेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें कोवेलेंट रेडियस नाप लेंगे, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं उनमें कौन सा रेडियस नापेंगे? मेटालिक रेडियस। लेकिन मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? आप में सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। अब एक सवाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जैसे ठीक है समझ में आया डायमंड में कार्बन कार्बन के साथ क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उनके बीच में आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, पॉइंट समझ में आता है। नमक में NaCl के साथ क्यों बैठा हुआ है? अगेन पॉइंट समझ में आता है, क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। लेकिन कभी ये सोचा आपने कि आयरन के एटम्स आयरन के साथ क्यों बैठे हुए हैं? सोडियम के एटम्स सोडियम के साथ क्यों बैठे हुए हैं? उनमें तो ना आयनिक बॉन्ड होता है ना ही कोवेलेंट। तो वहां पे एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। अब ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, आओ जरा समझें। ये हमारे पास एक मेटल है, कोई भी एक मेटल समझ लो, सोडियम ही समझ लो आप।
ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है। अब अगर ये मेटालिक बॉन्ड होगा, कैसे बनता है मेटालिक बॉन्ड, उससे पहले यहां पे हमारे पास ये सोडियम के एटम्स बैठे हुए हैं सारे, समझ जाओगे ना, बना ही देता हूं, कितनी देर लगेगी। अब सोडियम के एटम के साथ बैठे क्यों हैं? आयनिक में तो भैया समझ में आ रहा है बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट में समझ में आ रहा है बॉन्ड बना रखा है, लेकिन यहां पे ऐसा क्या प्यार है कि एक दूसरे के साथ ये चिपक के बैठे हुए हैं? तो आंसर है, पहली बात तो इस बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? जो मेटल्स होते हैं इनको, पहली बात तो मेटालिक बॉन्ड को आपको डिटेल में पढ़ना है। 12th क्लास चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, पहला ही चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री का। आप जाके गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपको अपने भाई पे यकीन नहीं है तो। लेकिन सॉलिड स्टेट में एक पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का 12th का, और वहां पे आपको मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए काम चलाऊ बात करें तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है भाई? मेटालिक बॉन्ड में मेटल, जैसे ये सोडियम के एटम्स है हमारे पास, अब सोडियम के एटम्स कहते हैं यार हम स्टेबल कैसे हों, हमें तो एक दूसरे के साथ क्या होना है, स्टेबल होना है, हम स्टेबल कैसे हों? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन वॉइड में रख देते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, वॉइड समझते हो, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और वॉइड में रख देता है। ये वाला सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और वॉइड में रख देता है, ये भी वॉइड में रख देता है, ये भी। ऐसे करते करते सारे अपना अपना इलेक्ट्रॉन वॉइड, वॉइड का मतलब खाली जगह, एटम के बीच में खाली जगहें होती हैं। आप सबको पता है कोई भी एटम एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं बैठ सकता, मतलब चिपक के बैठता है लेकिन चिपक के बैठेगा तो भी तो खाली जगह बच जाएगी ना बाबू। तो एटम के बीच में खाली जगहें होती हैं, और ये जो मेटल होते हैं, ये जो एटम होते हैं, वो अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे वॉइड में रख देते हैं, ऐसे निकाल के वॉइड में रख देते हैं। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसे वॉइड में रख देंगे, बस निकालेंगे और वॉइड में रख देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे इस सोडियम एटम पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे, अब अगर आप देखो, आपका नजरिया है देखने का, अगर आप ऐसे देखो तो एक नेगेटिव के आसपास 4 पॉजिटिव आ गए, ये ऐसे देख लो, एक पॉजिटिव के आसपास 4 नेगेटिव आ गए। लेकिन कैसे मर्जी देख लो, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और पास आने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में एक वीक तो नहीं कहूंगा, खैर एक काफी अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन जाती है, जिसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे मेटालिक रेडियस को समझने से पहले मेटालिक बॉन्ड को समझा। अब आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं क्या ये कैटायन जैसा ही है? बस फर्क क्या होता है कि कैटायन में हम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डोनेट करते हैं, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स को बस अपने एटम के बाहर रखा है, और ऐसे एटम्स को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही एटम के बाहर रख देते हैं, वॉइड में रख देते हैं, इन्हें कर्नल्स कहा जाता है। तो ये कहलाए जाते हैं कर्नल्स, और ये तो आप समझ रहे हो, ये है इलेक्ट्रॉन्स इन वॉइड। तो मेटालिक बॉन्ड इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन होती है, और इनकी बीच की जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन इन वॉइड और कर्नल के बीच के अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और अब इस केस में जो रेडियस नापा जाएगा वो मेटालिक रेडियस होगा। तो कहीं ना कहीं आप मेटालिक रेडियस यानी सोडियम को एक कैटायन जैसा इमेजिन कर सकते हो। ये एक एग्जैक्टली एक कैटायन तो नहीं है, लेकिन इसे कैटायन जैसा एज्यूम किया जा सकता है, माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैटायनिक रेडियस वाली बात रिपीट होती है, और इसीलिए यहाँ पे हम नोट का पॉइंट लिखना चाहेंगे कि जो मेटालिक रेडियस होता है, जो मेटालिक रेडियस होता है, जो मेटालिक रेडियस होता है वो हमेशा छोटा होगा एक्चुअल रेडियस से या पेरेंटल रेडियस से। जो मेटालिक रेडियस होगा वो हमेशा छोटा होगा एक्चुअल रेडियस से। रीजन बीइंग, क्योंकि ये कैटायन तो नहीं है लेकिन कैटायन जैसा तो है ना। ऐसे ही फिर हमारे पास आता है वंडर वाल रेडियस। पहली बात तो वंडर वाल रेडियस से पहले आपको शायद पता हो, एक फोर्स होती है, उसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स, जो कि वंडर वाल जी के नाम पे निकाली गई थी। इसे बोला जाता है वंडर वाल फोर्स। अब ये वंडर वाल फोर्स क्या होती है? तो वंडर वाल फोर्स एक्चुअली में फोर्स होती है किसी भी, तो यार देखो, मैं ना ऑफलाइन में एक लाइन देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसका कोई नहीं होता, नहीं 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 नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला तो है ही बेटा, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में जिसका कोई नहीं होता उसका वंडर वॉल होता है। देखो दुनिया में अलग अलग प्रकार के बॉन्ड और अट्रैक्शन है बेटा, आयनिक है, कोवलेंट है, मेटालिक है,
आगे जाके देखोगे हाइड्रोजन है, डायपोल डायपोल है, डायपोल इंड्यूस डायपोल है, लेकिन जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका वंडरवॉल होता है। जैसे आपने 9th में पढ़ा है कि दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऐसे ही दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब मान लो नोबल गैसेस की बात करें, तो नोबल गैसेस क्या कोवेलेंट रेडियस बनाएंगे? क्या नोबल गैसेस के बीच में कोवेलेंट रेडियस होगा? नहीं, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। क्या नोबल गैसेस के बीच में आयनिक रेडियस होगा, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे वो एनायनिक हो? नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं है। अच्छा, क्या नोबल गैसेस के बीच में मेटालिक रेडियस होगा? नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भी अपना निकाल के वॉइड में नहीं रख सकते। तो फिर जिसका कोई नहीं होता उसका, यस, जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवॉल होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवॉल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का कोई नहीं है तो उसके अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप कह सकते हो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, और ये हर दो पार्टिकल्स के बीच में आपको मिलेगी। अब अगर ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, लाइक नोबल गैसेस। आप सब शायद जानते हो, शायद ना जानते हो, को बता दूं, दुनिया में हर एक 18वें ग्रुप का एलिमेंट गैस क्यों है? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, ये गैसेस क्यों हैं? क्योंकि इनमें, या अगर ये सॉलिड स्टेट में आ भी जाएं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो क्यों है? क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन है वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये कोवेलेंट और आयनिक की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाए और चिपक जाएं, और यही कारण है, यही रीजन है कि वंडरवॉल फोर्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब अगर दूर रहेंगे और आप इनके बीच का डिस्टेंस मान लो x लेते हो, और आपको यहां पे वंडरवॉल रेडियस निकालना है, तो वो x/2 आएगा। अब अगेन वंडरवॉल रेडियस बाकी पेरेंटल एटम के रेडियस से ज्यादा आएगा या कम आएगा? तो आंसर है वंडरवॉल रेडियस अपने पेरेंटल एटम के मुकाबले बड़ा आएगा। कॉमन सेंस की बात है, यानी कि वंडरवॉल रेडियस अपने पेरेंटल एटम के रेडियस से बड़ा आएगा। वंडरवॉल रेडियस अपने पेरेंटल एटम के रेडियस से बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा? रीजन क्या है बड़ा आएगा? कॉमन सेंस की बात है, बड़ा इसलिए आएगा क्योंकि इनमें पार्टिकल्स इतने पास नहीं आ पाते, तो इनमें गैप आ जाता है। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि आखिरी सवाल भी है, जो कि लास्ट सवाल भी है बच्चों हमारा आज का। सवाल यह है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है वो छोटा होता रहता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो एक सवाल जो कि एग्जाम में आपको हर साल मिलेगा बच्चों, वो सवाल ये है कि why noble gases have extremely large size as expected। ये सवाल आप लिख लो लाल पेन से, एग्जाम में आएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है बढ़ता है? जल्दी बोलो, आंसर है साइज छोटा होता है। तो नोबल गैसेस का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है, नोबल गैस का साइज छोटा होना चाहिए, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि नोबल गैसेस का साइज एक्सेप्शनली बड़ा क्यों है? देखो, आपने इससे गलतफहमी मत लेके जाना। मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले ग्रुप का साइज है 100, अगले वाले का है 95, ऐसे करते 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 17 ग्रुप का आया मान लो 50, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18 ग्रुप का आएगा 45। मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है, अब आपकी उम्मीद है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा साइज छोटा होगा तो नोबल गैस का 45 हो जाएगा। लेकिन जब आपने नापा तो नोबल गैस का साइज 48 आ रहा था, 49 आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा इनका साइज बड़ा आ रहा था एज कंपेयर टू 17 ग्रुप, कभी कभार ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ, इनका साइज एक्सपेक्टेड साइज से बड़ा था।
जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे इनका साइज बड़ा आ रहा था, जिसका रीजन है इनमें हम लोग नॉर्मल रेडियस नहीं नापते, हम लोग वैंडर वॉल रेडियस नापते हैं, और वैंडर वॉल रेडियस जो होता है वो बाकी रेडियस के मुकाबले बड़ा होता है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन कम होती है। तो अब आप मुझे बताओ 100 बात की एक बात, आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला रेडियस हमें एग्जैक्ट साइज दे रहा है? आंसर है कोई भी नहीं दे रहा है। ना हमें आयनिक रेडियस से एग्जैक्ट साइज मिल रहा है, ना हमें कोवेलेंट रेडियस से एग्जैक्ट साइज मिल रहा है, और ना हमें वंडर वॉल रेडियस से एग्जैक्ट साइज मिल रहा है, तो फिर मेटालिक से भी नहीं, तो फिर हम तो यार अब अगेन ना यार मैं आपको बोलूं कि तो अपनी घड़ी में टाइम देख के बता क्या हो रहा है, तो तू जो घड़ी में टाइम देख के बता रहा है क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो सही है, क्या तू 100% करेक्ट है? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? नहीं है। तू मोबाइल से देख के बता, जब तक तू बोल रहा है तब तक 2 सेकंड निकल गए, और तू सेकंड में टाइम तो बता ही नहीं रहा है, और बता भी रहा है जब तक तू बोलेगा तब तक 2 सेकंड निकल जाएंगे। तो दुनिया में कुछ भी एक्यूरेट नहीं हो रहा यार, लेकिन हम एक्यूरेसी के करीब पहुंच सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन तक नहीं खींच सकते। मैं तो ऑफलाइन वालों को ऑफर देता हूं, अगर तुम स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे ना, पूरे साल तुम्हें फ्री में पढ़ाया जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पेंसिल की मोटाई होती है, हम उसको साइड से देख रहे होते हैं, कोई भी स्केल 100% एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड नहीं है। वो सारी बातें अगर तू सोचेगा तो 10 सेंटीमीटर की लाइन तक तो खींच नहीं पा रहा। एटम का रेडियस क्या तू खाक नहीं गलत वर्ड नहीं, खाक निकालेगा? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। इसलिए एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी मिल सकती है उसके करीब हम पहुंच रहे हैं। और यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि एटम आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, वंडरवॉल कुछ तो बना के बैठा ही होगा ना, तो हमें उसको उसके हालात में रेडियस को नापना होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का रेडियस वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये टॉपिक पढ़ के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। एक या हो सकता है हार्डली 2 लेक्चर और आए और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हर एक रेडियस को नोट्स को ढंग से बनाना, क्योंकि ये सारा टॉपिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन वाइज आता है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। मिलते हैं, थैंक यू।